हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी सेंटअप एग्जाम का आंसर की। जी हाँ, जिन्होंने अब तक एग्जाम नहीं दिया है ज्योग्राफी का सेंटअप एग्जाम, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जितने भी सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। अगर क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं आ रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। और जो अब तक ज्योग्राफी का यानी ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन नहीं देखा है, आंसर की नहीं देखा, तो आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सब कुछ अपलोड किया हुआ है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और आपको नोट करते चलना है या आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है आपको यानी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको क्या करने हैं 10 ही क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो मैं जो आपका इजी रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो मैं आपको 10 क्वेश्चन का भी आंसर बताऊंगा, आपको यही सेम टू सेम एग्जाम में लिख देना है और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, मानव विकास के किन्हीं दो प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। जी हाँ, तो यानी मानव विकास के जो दो प्रमुख घटक है उसका नाम लिखने के लिए बोला है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, किसी भी मानव को जीवित रहने के लिए मानव विकास की अति आवश्यक है। जी हाँ, तो मानव को जीवित रहने के लिए क्या है, मानव विकास अति आवश्यक है, एवं मानव विकास के लिए यह प्रमुख घटक आवश्यक है। जी हाँ, जैसे कि क्षमता हो गया और सतत पोषणीयता हो गया। जी हाँ, क्योंकि आपको दो ही मांगा है, तो यहाँ पे आपको एक लिखना है क्षमता और दूसरा लिखना है कि आपको सतत पोषणीयता। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो 2 मार्क्स है वो एक क्वेश्चन का मिल जाएगा। चलिए, तो इसी तरह हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे और जो लॉन्ग टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको भी कवर करेंगे। तो वो पूरा देखना है और आपको जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना है और पूरा एग्जाम में ऐसे ही लिख देना है आपको। चलिए, यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, रीटर देश यानी किस देश से संबंधित है। जी हाँ, जो कार्ल रीटर है वो किस देश से संबंधित है वो आपको बताने के लिए बोला है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कार्ल रीटर जर्मनी राष्ट्र से संबंधित है। जी हाँ, यह जर्मनी के विख्यात भूगोल वक्ता थे, आधुनिक भूगोल के संस्थापक भी माना जाता है। जी हाँ, आधुनिक भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है तथा इन्हें भूगोल की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र तुलनात्मक भूगोल का जनक भी माना जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या बोला, संबंधित बोला है, तो आपको यहाँ 1-2 लाइन लिख देना है इसके बारे में, 2 मार्क्स है वो पूरा मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देख लिया, अब हम लोग देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, जो क्वेश्चन इजी है मैं आपको वही करा रहा हूँ ताकि आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं हो। तो हम लोग यहाँ पे 1-2 करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, लिंग अनुपात क्या है। जी हाँ, इजी क्वेश्चन है, लिंग अनुपात क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं लिंग अनुपात क्या है। लिंगानुपात या लिंग का अनुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं। जी हाँ, जो किसी क्षेत्र में स्त्री और जो पुरुष की अनुपात है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। पढ़ाए किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या को इसकी इकाई माना जाता है। जी हाँ, तो आप यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं या ऊपर वाली लाइन को भी लिख सकते हैं। तो इससे आपको क्या मिलेगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको ऐसे लिख देना है। चलिए, आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। जी हाँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इस जो इसी क्वेश्चन है मैं वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 8 में, भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए। जी हाँ, जो 4 सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं उसके नाम लिखने के लिए बोला है। तो यहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण केंद्र है वो आपको नाम लिख देना है। जैसे मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, उसके बाद कोयम्बटूर हो गया, मदुरई, इंदौर। इसमें से आपको क्या करना है, सिर्फ 4 जो महत्वपूर्ण यानी केंद्र है उसी के आपको नाम लिख देना है। तो आपको 2 यानी जो 2 मार्क्स है वो भी मिल जाएगा। चलिए, उसी तरह अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में चतुर्थक सेवाएं क्या है। जी हाँ, आपको क्वेश्चन रहेगा क्या, जो चतुर्थक सेवाएं है क्या है। मैं क्वेश्चन आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चन नोट कर लेना है, आपको आंसर भी नोट कर लेना है, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। चलिए, देखेंगे हम लोग चतुर्थक क्रियाएं किसे कहते हैं। चतुर्थक सेवाओं को चतुर्थ सेवा से भी जाना जाता है। यह सेवाएं सूचना आधारित, विकास आधारित एवं अनुसंधान आधारित क्रियाकलापों में सम्मिलित में इसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जो चतुर्थक सेवा देख लें किसको, यानी उसमें क्या होता है, सेवाएं सूचना आधारित होता है, विकास आधारित होता है एवं जो अनुसंधान आधारित रिसर्च आधारित क्रियाकलापों में सम्मिलित में इसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, इसके अंतर्गत सूचनाओं का उत्पादन में प्रतिनिधि का उत्पादन करना है। तो हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे जो चतुर्थ सेवाएं है उसको यानी किसको बोलते हैं। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या करने हैं, 20 क्वेश्चन में से 10 ही को बनाने हैं और जो इजी रहेगा वही बनाने की। हाँ, क्योंकि आपको जो मार्क्स मिलेंगे सबके 2 ही मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, बाह्य स्रोतीकरण क्या है। जी हाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बाह्य स्रोतीकरण किसे कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन। प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कंपनी अपनी कुछ व्यावसायिक क्रियाओं को कुछ शुल्क देकर किसी अन्य पक्ष को उन क्रियाओं से संबंधित संपूर्ण नियंत्रण
यानी सहित सौंप देता है। व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण को सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवा भी कहा जाता है। जी हाँ, जो बाह्य स्रोतीकरण से है उस सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवा भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि यानी बाह्य स्रोतीकरण जो आउटसोर्सिंग है किसी को कहते हैं, यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कंपनी क्या करता है, जो अपनी कुछ व्यावसायिक क्रियाओं को कुछ शुल्क देकर, जी हाँ, किसी अन्य पक्ष को उन क्रियाओं से संबंधित संपूर्ण नियंत्रण सहित सौंप देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जी हाँ, आजकल जो जितने भी सारे जो कॉल सेंटर होते हैं, ये कॉल सेंटर क्या है, एक बाह्य स्रोतीकरण का क्या है, एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लिया। अब जो अगला क्वेश्चन तक करेंगे हम लोग, यानी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यानी बोला है, क्या बोला है वो, पनामा नहर से जुड़े 2 महासागरों के नाम लिखिए। जी हाँ, तो जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊँ, ये क्वेश्चन आपको सेंट्रल एग्जाम में पूछा जाएगा। जी हाँ, तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये जो मैं बता रहा हूँ आपको वैसे लिख देना है, एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव वाला जो आंसर की है वो भी सोल्व कर लिया, तो आप लोग देख लीजिएगा, और सारे सब्जेक्ट का लगभग कर ही लिया है। तो यहाँ पे जो पनामा नहर है उससे जो 2 महासागर जुड़े हैं उसके नाम लिखने के लिए बोला है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख देना है कि प्रशांत महासागर तथा, और दूसरा जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है, अटलांटिक महासागर लिख देना है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप लोग सेंटेंस बना लीजिएगा, तो आपको पूरे यानी दो मार्क्स है वो पूरे मिल जाएंगे। चलिए, तो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 भी करा दिया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, यानी सवाल पूछा है मुक्त व्यापार क्या है। जी हाँ, तो मुक्त व्यापार क्या है, तो हम लोग देख लेते हैं। देशों द्वारा आयात निर्यात में भेदभाव को समाप्त करने की नीति को मुक्त व्यापार कहते हैं। जी हाँ, यानी जो देशों द्वारा जो आयात निर्यात में जो भेदभाव होता है, जी हाँ, तो उसको यानी समाप्त करने की जो एक नीति होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त व्यापार बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री ट्रेड बोलते हैं। तो हम लोगों ने मुक्त व्यापार देख लिया, यानी क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लिया। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, बंजर भूमि क्या है। जी हाँ, इजी क्वेश्चन है, बंजर भूमि क्या है, तो हम लोग देखेंगे बंजर भूमि किसे कहते हैं। ऊसर, जिसको बंजर भूमि को ऊसर भी कहते हैं। ऊसर या बंजर वह भूमि है जिसमें लवणों की अधिकता होती है। जी हाँ, यानी जो लवण होते हैं उसमें अधिक पाया जाता है। विशेषतः कौन सा, यानी सोडियम लवणों की अधिकता हो, ऐसी भूमि में कुछ नहीं अथवा बहुत कम उत्पादन होता है। जी हाँ, जो बंजर या ऊसर भूमि होता है उसमें बहुत ही कम उत्पादन होता है। तो हम लोगों ने बंजर भूमि देख लिया किसको कहते हैं, यहीं से आपको लिख देना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या आपको नोट कर लेना है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हम लोगों ने क्या, मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन रहेगा वो 20 रहेगा 2 मार्क्स वाले, लेकिन आपको 10 ही बनाने, तो मैं आपको 10 ही करा रहा हूँ जो इजी है। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 19। सड़क परिवहन की किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जी हाँ, जो सड़क परिवहन है उसकी जो 2 समस्याएं उसका उल्लेख करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। भारत में अधिकांश सड़कें एक हरी और ऊंची होती है। जी हाँ, क्या होती है, एक हरी यानी एक ही तरफ से चलने की होती है, और क्या होती है, ऊंची नीची होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, जिन पर दुर्घटना अधिक होती है। यानी 2 समस्या लिखने के लिए बोला है, जिन पर जो होती है दुर्घटना काफ़ी अधिक होती है, तथा वाहन शीघ्र खराब हो जाती है। जो वाहन होते हैं, जो गाड़ी होते हैं, वो शीघ्र जल्दी खराब हो जाते हैं। फलस्वरूप ईंधन भी अधिक खर्च होता है, जिसके यानी फलस्वरूप क्या होता है, ईंधन जो होता है वो भी अधिक खर्च होता है। यहाँ सड़कों पर मोड़ बहुत ही अधिक है। जी हाँ, तो यहाँ पे जो आपको 2 समस्याएं आपको अपने हिसाब से, और जो मैं आपको बता दूँ अपने हिसाब से आपको यानी लिख लेना है 2 यानी समस्याओं को। तो हम लोगों ने यानी जो 1 to 20 क्वेश्चन था, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग आएंगे किस पे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जी हाँ, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, जिसको आपको यानी एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलेंगे। सवाल नंबर 21 क्या है, दुग्ध कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जी हाँ, क्या क्या विशेषता है दुग्ध कृषि का, आपको वर्णन करने के लिए बोला है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आंसर। दुग्ध कृषि या डेयरी फार्मिंग या डेयरी उद्योग या दुग्ध उद्योग कृषि की एक क्या है, यह श्रेणी एक शाखा है। यह पशुपालन से जुड़ा एक बहुत लोकप्रिय उद्यम है। जी हाँ, यह पशुपालन से क्या है, बहुत ही जुड़ा लोकप्रिय उद्यम है, जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन, उसकी प्रोसेसिंग और खुदरा बिक्री के लिए किए जाने वाले कार्य आते हैं। जी हाँ, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, दुग्ध उत्पादन आता है, उसकी प्रोसेसिंग आती है, और जो खुदरा बिक्री होता है उसके लिए किए जाने वाले कार्य आते हैं। इसके वास्ते गाय, भैंसों, बकरियों या कुछ के अन्य प्रकार के पशुधन के विकास का भी काम किया जाता है। अधिकतर डेयरी फार्म अपनी गायों के बछड़ों का गैर दुग्ध उत्पादक पशुधन का पालन पोषण करने की बजाय सामान्यतः उन्हें मांस के उत्पादन हेतु विक्रय कर देते हैं। जी हाँ, तो कुछ क्या कर देते हैं, यानी उसके जो मांस के लिए उसको क्या करते हैं, यानी बेच देते हैं, किसके, यानी गाय भैंस के बछड़ों को। चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पे अगला, यानी क्या बोला जा रहा है,
डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत दूध देने वाले मवेशियों का प्रजनन तथा देखभाल, दूध की खरीद और इसकी विभिन्न डेयरी उत्पादों के रूप में प्रोसेसिंग आदि कार्य सम्मिलित होते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो दूध कृषि यानी डेयरी फार्मिंग है उसकी क्या क्या विशेषता है, उसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है और आपको जो 5 मार्क्स है वो पूरे मिल जाएंगे। तो आपको ऐसे लिख देना है जैसे मैंने आपको बता दिया। अब जो आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, भारतीय कृषि की 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जी हाँ, जो भारतीय कृषि है उसकी 5 विशेषताएं क्या क्या है उसका वर्णन करने के लिए बोला। तो हम लोग 5 विशेषताओं को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, खाद्यान्न की प्रधानता। जी हाँ, जो भारतीय कृषि है वो क्या है, खाद्यान्न की क्या है, प्रधानता है। देश की कृषि खाद्यान्न प्रधान है क्योंकि विशाल जनसंख्या के लिए भोजन जुटाना मुख्य लक्ष्य है। जी हाँ, जो भारत की जनसंख्या जितना है उस हिसाब से यानी भोजन जुटाना भी क्या है, मुख्य लक्ष्य है। कुल कृषि उत्पादन में 80% भाग खाद्यान्नों का होता है। तो हम लोगों ने पहला यानी देख लिया विशेषता भारतीय कृषि की। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा विशेषता क्या है यहाँ पे, फसलों की विविधता। जी हाँ, जो भारत की जो भारतीय कृषि है वो क्या है, यानी इसमें फसलों की विविधता पाई जाती है। जी, अलग अलग तरह के फसल पाए जाते हैं। भारत में जलवायु विषमता के कारण कई प्रकार की फसलें ली जाती है। एक ही खेत में एक साथ अनेक फसलें बोई जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा भी देख लिया कि दूसरा विशेषता क्या है भारतीय कृषि का। अब तीसरा देखेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे एग्जाम में लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जी हाँ, आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। कृषि का पुराना ढंग। जी हाँ, जो भारतीय कृषि है उसमें क्या है, यानी जो पुराने ढंग से कृषि होती है वो अभी भी हो रही है। देश में आज भी कृषि पुराने ढंग से की जाती है। मशीनों का प्रयोग नगण्य है। जी हाँ, बहुत ही कम मात्रा में मशीन का यूज हो रहा है। खाद का प्रयोग कम होती है और कृषक नई वैज्ञानिक विधियों को अपनाने में हिचकते हैं क्योंकि अधिकांश भारतीय ग्रामीण किसान क्या होते हैं, निर्धन व अशिक्षित होते हैं। तो हम लोगों ने तीसरा विशेषता भी देख लिया। अब चौथा देखेंगे, चौथा में क्या है, कृषि मानसून। भारतीय कृषि पूर्णतः मानसून जलवायु पर आधारित है। जी हाँ, किस पर आधारित है, मानसून जलवायु पर आधारित है। मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषि प्रभावित होती है। जो मानसून है उसकी जो अनिश्चितता है उसके कारण क्या कृषि क्या होती है, बहुत ही प्रभावित होती है। हमारे देश की जलवायु मिट्टी वर्ष भर कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। जी हाँ, पूरे साल वो कृषि कार्य के लिए क्या है, उपयुक्त है, अच्छे है। लेकिन वर्षा न होने पर एक ही फसल मिलना कठिन हो जाता है। तो हम लोग ने चौथा विशेषता भी देख लिया। जो आखिरी विशेषता देख ली, पांचवा विशेषता क्या है, कृषि जोत का छोटा आकार। जी हाँ, क्या है, कृषि जोत का छोटा आकार। भारत में कृषि जोत या खेतों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। देश में कृषि योग्य भूमि भौतिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से क्या होती है, छोटे छोटे खेतों में यानी खेतों में बटी हुई है। इस पर आधुनिक ढंग से कृषि करना क्या हो जाता है, कठिन होता है। तो हम लोगों ने यानी पांचवा विशेषता देख लिया किसका, भारतीय कृषि का। जो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में, ध्वनि प्रदूषण पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। जी हाँ, जो ध्वनि प्रदूषण है उस पर आपको एक संक्षिप्त लेख लिखने हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है संक्षिप्त लेख देनी ध्वनि प्रदूषण पर। ध्वनि प्रदूषण को पर्यावरण प्रदूषण के रूप में पर्यावरण को बड़े स्तर पर विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हानि पहुंचाने वाले तत्वों के रूप में माना जाता है। जी हाँ, तो ध्वनि जो प्रदूषण है उसको पर्यावरण प्रदूषण के रूप में, पर्यावरण को बड़े स्तर पर, जी हाँ, यानी बड़े लेवल पर विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हानि पहुंचाने वाले तत्व के रूप में माना जाता है। किसको, ध्वनि प्रदूषण को। ध्वनि प्रदूषण को ध्वनि अव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, यानी ध्वनि अव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। इसको, ध्वनि प्रदूषण को। अत्यधिक शोर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जी हाँ, जो अत्यधिक शोर होता है वो क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है और मानव या पशु जीवन के लिए असंतुलन का कारण है। और जो ध्वनि प्रदूषण है वो क्या है, मानव या जो पशु जीवन है उसके लिए काफी क्या है, असंतुलन का कारण है। यह भारत में व्यापक पर्यावरणीय मुद्दा है। जी हाँ, क्या है, ये बहुत ही बड़ा पर्यावरणीय मुद्दा है जिसे सुलझाने के लिए उचित सतर्कता की आवश्यकता है। हालांकि यह जलवायु, मृदा प्रदूषण आदि से कम हानिकारक है। लेकिन जो यानी हानिकारक है वो जलवायु और जो मृदा प्रदूषण उससे कम हानिकारक है। तो हम लोगों ने देख लिया यानी जो ध्वनि प्रदूषण किसे बोलते हैं, हम लोगों ने एक संक्षिप्त लेख लिख लिया। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया कि जो आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको यानी 1 to 20 यानी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको यानी 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और जो आपका यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें से आपको यानी 6 पूछा जाएगा जिसमें से आपको 3 बनाने हैं। तो हम लोगों ने यानी 3 क्वेश्चन देख लिया लॉन्ग आंसर टाइप का और देख लिया हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किसका, यानी शॉर्ट आंसर टाइप का। तो आप लोगों को इसी तरह लिख देना जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पूरे मार्क्स यानी एग्जाम में मिल जाएंगे। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इसी तरह के सारे सब्जेक्ट का यानी सब्जेक्टिव आंसर की चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से सब्जेक्ट का मैं लेके आऊँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।